फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स को मैंने किस हिसाब से बताया था आपको, क्या कहा था? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। द force exerted by a magnetic field is called magnetic force। जनरली जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड्स वहां पे एक फोर्स एक्सर्ट करता था, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते थे। वैसे ही सेम एज यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स होता है। और ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और उनके बीच बनने वाले एंगल्स पे। तो हम इस फोर्स में सबसे पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v, अगर पार्टिकल की स्पीड v है और एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द लाइन कौन से लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ थीटा एंगल्स बना रहा है, या जिसमें आई करंट फ्लो हो रही हो किसी भी वायर्स वगैरह में, तो ये जो फोर्स होगा line in that is with the direction of the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फोर्स होगा F is directly proportional to V sin theta। स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, फोर्स। ठीक है। और नेक्स्ट क्वांटिटी अगर हम देखें कि मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, दूसरा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। और इस तरह से जब हम इस चीज को अरेंज कर देते हैं तो हमारे पास F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V क्रॉस B। V क्रॉस B, V क्रॉस B इज क्या है, ये V और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। V इज परपेंडिकुलर टू B। क्योंकि अगर हमारे पास मैक्सिमम कंडीशंस की बात करें तब V जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा किसी भी पार्टिकल के लिए। और नाउ द फोर्स is equal to Q V cross B। Q, where is Q is the charge of the particle, और इसे ही बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि ये स्पीड ऑफ पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड किस मैग्नीट्यूड पे और चार्ज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से इसका एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे Fm इज द मैग्नेटिक फोर्स, और V क्रॉस B को अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Fm इज इक्वल टू Q VB साइन थीटा। VB साइन थीटा, इसका मतलब ये है कि ये थीटा पे डिपेंड करेगा। और इसमें एक स्पेशल केस ये है कि
थीटा कौन सा एंगल है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बीच बनने वाला एंगल। अगर v पैरेलल है b के, तो इट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना होगा? क्या होगा थीटा का वैल्यू? अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री, सेम एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे ना, तो आपके पास फोर्स कितना आ जाएगा? 0। और सेकंड क्या है? सेकंड है आपके पास कि अगर v परपेंडिकुलर है b के, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90। और जब 90 होगी तो आपके पास फोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स, ये हो जाएगा क्यू वी बी, और इसे हम कहते हैं मैक्सिमम फोर्स। द फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स इज मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम कंडीशन है अगर जब थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब नॉट हो गया। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, तो मैं ये यहाँ तक समझ में आया है मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और वी क्रॉस ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ठीक है, प्रियांशु कह रहा है कि थोड़ा सा एक बार फिर से बता दो, तो अगेन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये लास्ट टाइम में हमने पढ़ लिया था मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स जो है डिपेंड करता है कुछ क्वांटिटीज पे। सबसे पहला, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अगर वो क्या कर रहा हो, किसी लाइंस के थ्रू साथ थीटा एंगल मेक कर रहा है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो एंगल की है उन दोनों के बीच होगी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी, ये स्पीड ऑफ द पार्टिकल के। तो ये एफ इस तरह से डिपेंड करेगा इन तीन चीज़ों पे, वी थीटा बी। और फिर इसको जब अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास एफ एम आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और वी क्रॉस बी को हमने ए क्रॉस बी से ओपन करा है, ए बी साइन थीटा। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। और फिर इसका एक स्पेशल केसेस है कि अगर v जो है वो पैरेलल हो जाए b के, मीन्स थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, और साइन 0 0, तो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन आती है हमारे पास, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, और ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक फोर्स की, ये लो, ठीक है, गुड। मैग्नेटिक फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन। एंड ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स बी। बी की ऐसा यूनिट क्या होगी? यहां से देखो, ये हो जाएगी न्यूटन। चार्ज है, चार्ज को उस तरफ लेके जाइए, और आई फॉर्म में हम इसको अरेंज करते हैं, तो वहां पे आता है न्यूटन एम्पियर मीटर। न्यूटन एम्पियर मीटर। और
इसको बोलते हैं टेस्ला, और टेस्ला भी कहते हैं। और एक यूनिट और है जो टेस्ला को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। और एक वैल्यू और यूनिट होती है वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट्स हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, एसआई यूनिट है। और इसको लर्न रखना है आपको हमेशा कि एक टेस्ला की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 10⁻⁴ गॉस, जी इज गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चंस में, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का और उसको चेंज करना है गॉस में, तो गॉस में आपको आंसर्स पूछ लेता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तक जो मैंने बोला वो आ गया समझ में कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, उसकी लिए फॉर्मूला क्या है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और उसके स्पेशल केस क्या है, कब मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, कब मैक्सिमम होगा, उसकी ऐसा यूनिट क्या क्या है। आया ही नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो, मुझे बोले का। ठीक है नेक्स्ट। कोई बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन, देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद a proton is projected with a speed of, a proton is projected with a speed of 3 into 10 to the power 6 meter per second horizontally from east to west, east to west. A uniform magnetic field B, a uniform magnetic field B of strength 2.0 into 10 to the power minus 3 Tesla. आया टेस्ला, exits field exits in the vertically upward डायरेक्शन। तो आपको फाइंड करना है नंबर फर्स्ट ए पार्ट, फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन, फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन just after it is projected। और सेकेंड वन आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, व्हाट इज एन एक्सेलरेशन। प्रोड्यूस। जल्दी से मुझे सॉल्यूशन बताओ फटाफट, क्या होगा। एक्सेलरेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फोर्स आपको बताना है। 2 मिनट का टाइम है और टाइम स्टार्ट होता है। पहला तो फोर्स आपने फाइंड कर लिया मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले से,
नेक्स्ट था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, फोर्स अपॉन मास, जल्दी से डिवाइड करो कितना आ रहा है, तो मैंने तो कर लिया है 5.8 इंटू 10⁻⁴ कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 27 है 16 है, पावर को थोड़ा सा अरेंज करो तो आपके पास आ जाएगा ये 11, ठीक है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है क्योंकि। तो हो गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉरेंज फोर्स की। लॉरेंज फोर्स, तो बताओ लॉरेंज फोर्स क्या होता है। अगर किसी, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स जो इन दोनों का सम हो, उसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। सो अ पॉइंट चार्ज क्यू, और ये मूविंग कर रहा हो किसमें, मूविंग विद अ वेलोसिटी, स्मॉल v and located at small r at a given time, किसी टाइम में ये टी आर डिस्टेंस पे लोकेट है या आर पॉइंट पे लोकेट है, आर डिस्टेंस पे। सो इन प्रेजेंस ऑफ बोथ, कौन से बोथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं, ई, और पोजीशन हमारे पास आर लोकेटेड है तो आर पे, एंड मैग्नेटिक फील्ड वी आर, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू चार्ज बाहर और ब्रैकेट में अंदर ई ऑफ आर प्लस वी क्रॉस बी ऑफ आर। ये हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का सम, और इसे ही बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स को आप जनरली ये भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक। ये तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो एट अ गिवन टाइम में और r पे लोकेटेड हो, तो अगर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक के फील्ड प्रेजेंस है, तो वहाँ पे जो फोर्स होगा, टोटल फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम के इक्वल होता है। उसे बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, उसे हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स, उसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। It is called Lorentz force।
अगर कोई पॉइंट चार्ज है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और r पे क्या हो, r डिस्टेंस पे लोकेटेड हो किसी टाइम t में, तो अगर किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक जो फोर्स होता है वो एक्सर्ट करता है कितना, दोनों फोर्स के सम के बराबर, F इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक, और उसे कहते हैं हम, इट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। आया हर समझ में? उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स। F इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक, और इट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। और जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज is opposite, force on a negative charge is opposite to that on a positive charge. नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होगा और पॉजिटिव चार्ज की ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जो फोर्स एक्सर्ट होगा। तो ये था लॉरेंज फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, अब वो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना होगा मैग्नेटिक फोर्स, क्या बोल रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स on a current carrying conductor, magnetic force on a current carrying conductor। तो अगर कोई भी कंडक्टर है इस तरह से और उसमें क्या है, आई करंट फ्लो हो रही हो, क्लियर, कोई भी फोर्स इस तरह से है और उसमें आई करंट फ्लो हो रही हो, तो हमें उसके लिए क्या करना है, फाइंड करना है मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा वहां पे। तो हम क्या कर लेते हैं, एक छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस ले लेते हैं dl, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ये भी, और जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी ड्रिफ्ट स्पीड होगी, अगर उनकी ड्रिफ्ट स्पीड है vd, क्योंकि जब आई करंट फ्लो होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, मूव करेंगे, और उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है आई के। और ये कौन सी स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड। कौन सी स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड, और आई करंट फ्लो हो रही है किसी भी कंडक्टर में। तो आपको पता है, आपको एक रिलेशन पता है, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, क्या था वो रिलेशंस, तो हम इसको फाइंड कर देते हैं, आई इज इक्वल टू जे इंटू ए, जी इज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, और जे की वैल्यू होती थी एन ई वी डी ए, so where A is the cross sectional area, A is the cross sectional area, ठीक है, of the wire। ये देखो I इक्वल टू जे ए होता है, J, व्हाट इज J, J इज करंट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तुम थे नहीं क्या क्लास में उस दिन, J की वैल्यू होती है एन ई वी डी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, तो जब भी कोई कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो,
और तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है आई इक्वल टू जे, और जे इज इक्वल टू एन ई वी डी इंटू ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। एंड अगर हम कहें कि इसमें क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड एन ये एंड एन इज द number of free electron, where n is the number of free electron। ठीक है, VDA per unit volume, per unit volume। तो अब क्या हो कि अगर जो एक ईच इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, या हर कोई इलेक्ट्रॉन है वो कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा कोई एवरेज मैग्नेटिक फोर्स का, तो उस फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? सो ईच इलेक्ट्रॉन experience an average magnetic force और मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इसको हम स्मॉल एफ से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, माइनस ई चार्ज और वी क्रॉस बी, बिकॉज यहाँ पे वी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट स्पीड है, तो हम इसको वी डी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन्स पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in the small element in the ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हर्ष पूछ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, एक बार फिर से रिमेम्बर कर देते हैं। अगर कोई कंडक्टर्स है तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई कंडक्टर्स होते हैं तो उनके अंदर उनको पहचानते हैं कैसे कंडक्टर है, क्योंकि उनमें क्या मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब बाहर से कोई एनर्जी मिलती है, जैसे कि हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ कंडक्टर में, तो उसकी वजह से वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन करने लग जाते हैं, रैंडम मोशन करने लग जाते हैं, ठीक है। और थर्मल एजिटेशन की वजह से जब वो रैंडम मोशन करते हैं तो उनका पाथ हो जाता है जिगजैग, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पाथ जिगजैग हो जाता है, तो उनका जो उनके बीच में सक्सेसिव कोलिजन्स होता है आपस में, और जब वो कोलिजन करते जाते हैं तो एक ऐसा मोमेंट आता है कि सडनली उनकी जो स्पीड है वो जीरो हो जाती है। एट दैट मोमेंट उस सक्सेसिव कोलिजन की वजह से जो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उसे उस वेलोसिटी को कहते हैं हम क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमने फाइंड करा था वी डी इक्वल्स टू एल अपॉन टी, और टी को हम यहाँ पे लेते थे वहां पे टाउ, रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम, ठीक है, वी डी इज इक्वल टू एल अपॉन टाउ। सो यहाँ पे बात करते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही वायर का एक छोटा सा पार्ट ले लिया है डीएल, कि हम वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो हम पूरी लेंथ में फाइंड कर देंगे। तो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल एलिमेंट considered is a small element means the volume, तो क्या हो जाएगा NaDl, ADl is the volume, और हमने पहले बोला था ना N is the number of electrons per unit volume, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो N ही आ जाएगा फिर से, तो कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, तो आगे हम बोलेंगे जो बोला चमका। तो नेक्स्ट ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। फिर तब कंसिडर जो फोर्स हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा डी एफ इज इक्वल टू एन ए डी एल और मल्टीप्लिकेशन जाएगी माइनस ई वी डी इंटू ये क्रॉस बी। तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि जो लेंथ है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शंस में वो डीएल हो, और वो डीएल कैसी है, इलेक्ट्रिक करंट की ही डायरेक्शंस में हो डीएल, तो डीएल क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा अगर उसके डायरेक्शंस आ जाएगी। अगर डीएल क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, डायरेक्शंस आ जाएगी, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या लाएगी। तो हम उसे क्या लिख रहे हैं, इफ वी डिनोट द लेंथ dl, जो लेंथ स्मॉल है एलिमेंट है dl along the direction of the current, along the direction of the current, अगर करंट की ही डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ द करंट बाय dl वेक्टर, सो देन फोर्स क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू एन ई ए वी डी और डी एल क्रॉस बी। कि जो स्मॉल एलिमेंट है वो भी किसकी डायरेक्शन में ही है, करंट की ही डायरेक्शन में। तो तब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर इलेक्ट्रॉन जिनको हम वीडी की को देख रहे थे ना अपोजिट डायरेक्शन में था, अब वो उसी डायरेक्शन में आ गया, तो ई को अब हम पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि अब वो ई डी एल जो है उसकी डायरेक्शन में हो गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को समझ में ना आ रहा हो तो डीएल वेक्टर, करंट बाय डीएल, डीएल वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि अभी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी लेंथ में, एरिया में, अगर एरिया तो वैसे भी हमेशा वेक्टर ही होता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती है, फिक्स एरिया होता है, पर लेंथ में अगर क्या है करंट की डायरेक्शन में आ जाए या क्वांटिटी की डायरेक्शन में हो जाए तो वो वेक्टर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसका जीता जाता एग्जांपल क्या है, कोई बता सकता है मुझे कि कोई लेंथ कब वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो सकती है, एनीबॉडी? हाँ, NaDl भी बताऊंगा क्या है, कोई बताएगा? आस्था, हर्ष, राधिका, प्रियांशु, रमन, उत्कर्ष, राधिका, कोई बताए? कोई भी लेंथ कब वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो जाती है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सुना है क्या? हाँ ना बोलो। हाँ, तो डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस में कोई भी क्या होती है, डायरेक्शंस नहीं होती, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड। पर लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ है लेकिन कैसी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और फिक्स्ड, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ, एक फिक्स डायरेक्शन है। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट, अब इसको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट समझिए तो आ गया होगा। तो डी फोर्स, सो नीचे कर दिया, अभी ये नोट कर लो। तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा अभी, तो नेक्स्ट तो जो फोर्स आ जाएगा हमारे पास, टोटल फोर्स आ जाएगा डी एफ इज इक्वल टू, वो था एन ई ए वी डी और डी एल क्रॉस बी। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? और ये देखो एन ई ए वी डी को क्या लिख रहे हैं, आई। एन ई वी डी को क्या लिख सकते हैं, आई।
इज अ करंट, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था डीएल क्रॉस बी। एन ए डी एल क्या बोला था हमने यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और हम वहां पे बोल रहे थे कि छोटे से एलिमेंट से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी बात कर रहे थे हम यहाँ पे। ये NaDl यहाँ पे लिखा तो था कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल एलिमेंट, एक छोटे से एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ADL क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। अगर तुम कहीं पर बात कर रहे हो कि ये छोटा सा अमाउंट है यहाँ पे, तो तुम उसे पता होगा ना वहां पे वॉल्यूम भी कितना है, तभी तुम कहोगे कि इतनी जगह पे इतने इलेक्ट्रॉन हैं। हम बात कर रहे हैं डीएल लेंथ की, तो डीएल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट आगे। ओके, और तो फोर्स इतना आ जाएगा डीएफ फोर्स, तो द क्वांटिटी आईडीएल इज कॉल्ड, ये आइडियल क्वांटिटी को द क्वांटिटी आईडीएल इज कॉल्ड, इसे कहते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। द क्वांटिटी आईडीएल is called a current element. तो if a straight wire of length L, small l, carrying a current I, ये स्मॉल एलिमेंट के लिए निकल गया है फोर्स। अब हम बात कर रहे हैं पूरी लेंथ के लिए। इफ अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ स्मॉल l carrying a current I is placed in a uniform magnetic field B, the force on it is F is equal to I L cross B, I L cross B। तो ये फोर्स आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर क्या हो किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स, उसके लिए ये फॉर्मूला है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी जगह हमें इसे जरूरत पड़ेगी। एल है ये, आई एल क्रॉस बी, सही करके लिखते हैं मैंने यहाँ पे, तो ये एल क्रॉस बी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ तक क्लियर हुआ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नोट हो गया है, क्या है, ट्रायंगुलर लूप पी क्यू आर है और उसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और ट्रायंगुलर जो है वो कैसा है, एक इक्विलैटरल एज का है जिसकी लेंथ एल है, और यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ पैरेलल पी क्यू के पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको वहाँ पे फोर्स फाइंड करना है पी क्यू पे, क्यू आर पे और आर पी पे। तो बना लेते हैं डायग्राम, ट्रायंगल को इस तरह से बना लीजिए एक, और इसकी वैल्यूज को लिख लीजिए पी क्यू आर और आई
करंट फ्लो हो रही है भाई सब में, ठीक है। और जो है पी क्यू के पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी की, बी इज द पैरेलल पी क्यू, ठीक बात। अरे हाँ ना बोलो, मेरे को ऐसा लग रहा है सब किसी ने नाश्ता नुश्ता कुछ नहीं करा, सब ऐसे बैठ गए बस, मुंह भी धुला कि नहीं, कि सो रखे हो सब। अरे सो तो नहीं रखे हो कोई, अरे मुंह से बोलो, भारत माता की। बस एक ही बच्चा जय बोलेगा, बाकी कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं रह रहे हो कि पाकिस्तान वालों ने मना, तो भारत माता की। अरे तुम लोग शर्म आ रहे हो, भारत माता की जय बोलने में तुम्हें शर्म आ रही है, तो फिर धिक्कार है तुम्हारा इंडिया में रहना। मोदी से बोलता हूँ मैं, मोदी को बोलता हूँ कि इनको हटा दिया जाए, इनकी नागरिकता खत्म करो। तो नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले पी क्यू के बारे में ही बात कर लेते हैं। आंसर द फोर्स क्या मच रहा है यहाँ पे, मच्छर है वहां पे, क्या लिख रहा है ओम, क्या लिख रहा है, अरे तो क्या हुआ, हल्ला मच रहा है यार, हल्ला ही तो चाहिए मुझे। द फोर्स ऑन द वायर, द फोर्स ऑन द वायर पी क्यू इज, तो पी क्यू में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स F1 इज इक्वल टू आई, और लेंथ है पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी। अब तुम्हें पता है इन दोनों को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू बी साइन थीटा, और थीटा अगर दोनों पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो F1 में फोर्स हो गया 0, ये हो गया 0, ये पहला पॉइंट पी क्यू में आपने फाइंड कर लिया फोर्स। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स की, द फोर्स ऑन, यहां पे क्यों हुआ, क्योंकि पी क्यू पैरेलल बी, ये इसके पैरेलल था इसलिए। तो अब द फोर्स ऑन क्यू आर इज, फोर्स ऑन क्यू आर क्या होगा, F2 आई क्यू आर क्रॉस बी, ओपन करोगे तो क्या आएगा, आई, और लेंथ कितनी है क्यू आर की, एल बी साइन, इसका एंगल क्या बनेगा, कोई मुझे बताएगा। ट्रायंगल की अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उनका एंगल कितना होता है, ये 60 60 60। अब मैं बात कर रहा हूँ क्यू आर की, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरी लेंथ इसके परपेंडिकुलर है, पर लेकिन कितनी लेंथ पे बनेगा डिग्री, एंगल क्या होगा ये वाला, ये क्या तुम लोगों ने वो पढ़ा नहीं क्या, जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल का सम होता है, 120 हो जाएगा। अरे सुना है नहीं सुना है, कि मैं ही बोल रहा हूँ,